चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है DIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में गरीबी की, और हमने समझा कि गरीबी क्या होता है, यानी ऐसी सामाजिक दशा इसमें कोई भी व्यक्ति समाज का अपने जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है, वो उसे प्राप्त करने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं, और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। ठीक है। अब देखिए एक और बात है कि गरीबी के प्रकार की हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अगर गरीबी के प्रकारों की बात करेंगे तो हम बात देख पाएंगे कि गरीबी मापन के आधार पर गरीबी को क्या दो तरह से माना गया, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, सापेक्ष गरीबी जो दूसरे यानी डेवलप्ड इकोनॉमी में पाई जाती है, जबकि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, वो भारत में पाई जाती है। जिसमें क्या किया जाता है, निरपेक्ष गरीबी में यह किया जाता है कि एक पॉवर्टी लाइन खींची जाती है और गरीबों की संख्या पता करने के उद्देश्य के साथ इस निरपेक्ष गरीबी को मापा जाता है। और उसी प्रक्रिया में हमने देखा, सुना और समझा कि भाई कैसे ये चीजें वर्कआउट करती हैं, यानी सरकार कैसे मापती है। तो इसके लिए पैरामीटर सरकार ने बनाए हैं और उन पैरामीटर्स के आधार पर सरकार मानती है किसको, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मापने की कोशिश करती है। उसी प्रक्रिया के द्वारा हमने कहा कि दो बेस बनाते हैं, एक तो कैलोरी कंजम्पशन और दूसरा बेस क्या बनता है, दूसरा बेस बनता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग या एक्सपेंडिचर मेथड। और इसके आधार पे सरकार ने क्या क्या किया है, किस स्तर पे चीजें की हैं, यानी कौन कौन सी कमेटी बनी है। लकड़वाला कमेटी जो पॉपुलर था, उसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी, उसके बारे में मैंने बताया। फिर सी रंगराजन कमेटी आई, उसके बारे में बताया था आपको। और फिर मैंने आपसे बताया था अरविंद पनगाड़िया टास्क फोर्स के बारे में, जो नीति आयोग ने गठित किया था। अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है। अगर वर्ल्ड लेवल पे गरीबी के मापन की बात करेंगे आप, तो देखिए विश्व स्तर पर गरीबी मापन, तो विश्व स्तर पर गरीबी मापन की जिम्मेदारी 3 लोगों के पास है। एक तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, और दूसरा क्या होगा, UNDP, मतलब यूनाइटेड, नाम सुना इनका, नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और तीसरा है ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तीनों अपने अपने हिसाब से ये विश्व गरीबी स्तर पर गरीबी मापते हैं, इनके अपने पैरामीटर्स हैं। ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर एक व्यक्ति एक दिन में, ये भी वर्ल्ड बैंक का बेस भी क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, खर्च है आधार, खर्च आधार है इसका। और इसके तहत कहता है अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1.25 खर्च करता है, ठीक है, तो वह BPL नहीं होगा। ठीक है। 2009 में
वर्ल्ड बैंक ने इसे कर दिया $1.9 पर पर्सन पर डे, यानी लगभग क्या $2। $2 का मतलब समझ रहे हो? $2 का मतलब हो गया आपका, अगर इंडियन करेंसी के लिए ऑन एवरेज 70 मान लीजिए आप, यानी लगभग 130 रुपए। अगर 1.9 है तो भी इस हिसाब से 130 से 140 रुपए जो व्यक्ति खर्च करता है भारत में, वो बीपीएल नहीं होगा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। अगर डॉलर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? रुपए में। अब इमेजिन करिए आप, अगर 130-40 रुपए चला गया, अभी कितना 33 रुपए रखा हुआ है तो 21 है। अगर 130-40 रुपए रख लेगा तो मुझे लगता है कि 50% या 50 to 60% क्या इंडियंस कहां आ जाएंगे? बीपीएल के रूप में आ जाएंगे। बात क्लियर हुई? अब यूएनडीपी की बात अगर करें हम, ठीक है, तो यूएनडीपी जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा क्या? एचडीआई याद है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई की बात मैं कर रहा था। और एचडीआई की जब मैं बात किया था तो मैंने कहा था आपको, एचडीआई के बाद से 2010 में पॉवर्टी इसमें एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एलिमेंट था ना एचडीआई एस्टिमेशन में। 2010 में क्या लाया गया था? एमपीआई, याद है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको हिंदी में कहेंगे बहु आयामी गरीबी सूचकांक, एमपीआई, ठीक है। और ये क्या आया था इस रिपोर्ट में? क्या था एमपीआई में? मैंने कहा था 3 क्या थे? इंडिकेटर्स थे और 3 डायमेंशंस थे, उसके 10 इंडिकेटर्स थे। याद कीजिए आपने, मैंने बताया था एक तो पहले था अगर एमपीआई थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं, एमपीआई इसमें एक तो पहले था क्या? हेल्थ। दूसरा क्या था? एजुकेशन। और तीसरा क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके 6 थे, इसके 2 थे और इसके 2 थे। टोटल मिला के कितने थे? 10। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या था? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें थे, जैसे हेल्थ के लिए क्या था कि आप चाइल्ड शिशु मृत्यु दर था। एजुकेशन के लिए लिटरेसी, एजुकेशन के लिए क्या था? नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन था। फिर एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग थी, ठीक है। फिर इसके लिए क्या था? टॉयलेट्स थे। फिर आपके पास से स्मोकलेस स्टोव था। फिर उसके बाद से क्या था? फिर उसके बाद से आपको मिलेगा इसमें क्या कह सकते हैं, उसमें फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर था, फर्निश्ड फ्लोर था, एसेट्स थे, बहुत सारे ऐसे चीजें थी। तो इसके बेस पे, ठीक है, 2016 में एक रिपोर्ट आई, ठीक है। ये रिपोर्ट कहती है यूएनडीपी के गरीबी की संख्या समझ लो एमपीआई के हिसाब से। अगर एमपीआई का हिसाब देखेंगे तो मोर देन 55% पुअर्स पॉपुलेशन, मोर देन, इसके तहत चली जाएगी। ये 6 पैरामीटर मैंने बात किया था इस पे। और एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गरीबी का आलम, इस आंकड़े से सोच लो कि भारत के 8 बीमारू राज्यों, 6 स्टेट्स, भारत के 8 बीमारू राज्यों, 6 स्टेट्स, वो कौन कौन से बीमारू राज्य? आप गेस कीजिए, अपने आप समझ पाएंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो शुरू करते हैं बिहार। सिख मतलब क्या? कमजोर, गरीब, पिछड़े हुए, बिहार।
छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, 8 बीमारू राज्यों में जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं, गरीबों की संख्या दुनिया के सबसे अधिक गरीब 28 देशों में रहने वाले गरीबों की संख्या से भी अधिक है। रहने वाले गरीबों की संख्या से भी क्या है? अधिक है। ठीक है। और अगर एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी बात करें, तो एडीबी भी पर पर्सन जो खर्च है वो $1.9 रखी है मापने के लिए। ठीक है। अब चलिए गरीबी के कारणों को ढूंढते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण कौन कौन से हैं। तो चलिए लिखते हैं एक एक कारण और समझते चलेंगे। आपको पूरा तरह पता है, बहुत सारी चीजें हैं गरीबी के कारण। causes of poverty, गरीबी के कारण, causes of poverty, गरीबी के कारण। मैं एक एक लिखता चल रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है। यानी रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। अब देखिए क्या कारण है। जनसंख्या और गरीबी में अगर आप क्या करेंगे, तुलना निकालेंगे, जनसंख्या वर्सेस पॉवर्टी। एक बच्चे ने उससे पूछा कि सर ये बताइए, भारत में गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि है, यानी गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि है, या जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी है? यानी जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में क्या रीजन है? तो मैंने कहा देखो भाई, दोनों बातें हैं। क्या दोनों बातें हैं? गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ी हुई है और जनसंख्या बढ़ जाने के कारण गरीबी होती है। समझिए इस चीज को कैसे। अब देखिए, जनसंख्या जब बढ़ जाएगी, अधिक होगी, तो भाई लोगों को उपभोग चाहिए, कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सबके हिस्से में कम आएगा। ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि गरीब है कोई, तो पहले ये समझते हैं गरीबी से जनसंख्या कैसे बढ़ती है। एक व्यक्ति मान लो गरीब है, उसके पास लेस सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो अधिक बच्चे पैदा करता है। अधिक से अधिक क्या करता है वो? बच्चे पैदा करता है। जब अधिक बच्चे वो पैदा करता है, क्यों? कि वो सोचता है ये हमारे क्या बनेंगे? सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। सोचता है जितने बच्चे होंगे सब कमाएंगे, सब कमा के लाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। यानी वो व्यक्ति अपनी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से अपनी जनसंख्या की वृद्धि करता है। लेकिन क्या है, उस जनसंख्या को अच्छा एचआर नहीं बना पाता, ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना पाता। जनसंख्या अधिक होने के कारण, यानी एक ही घर में मान लो इनके 10 बच्चे हो गए, तो 10 बच्चों को क्वालिटी फूड ये नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो यानी क्या होगा? एक घटिया एचआर क्रिएट होगा, यानी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएगा। और जब अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? वो गरीब ही रहेगा फिर, क्योंकि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ना बनने का अच्छा पैसा नहीं कमाएगा। और जब पैसा नहीं कमाएगा तो क्या रह जाएगा? वो गरीब ही रह जाएगा। ठीक है? अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो वो अच्छा पैसा नहीं कमाएगा, और अच्छा पैसा नहीं कमाएगा तो क्या होगा? वो गरीब ही रह जाएगा। समझ पाए दोनों में रिलेशन? यानी गरीबी बढ़ने के कारण जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो संसाधनों पे दबाव बढ़ेगा, और संसाधनों पे दबाव पड़ेगा तो कम लोगों के हाथ में आएगा। ठीक है? जैसे मान लो एक संसाधन भूमि है, एक व्यक्ति के पास मान लो 4 बीघे खेती है। ठीक है? उसके 4 बेटे हो गए, 4, 1 बेटा, 2 बेटा, 3, 4 बेटे हो गए। अब चारों को एक एक आया, एक एक बीघा आया। अब इन चारों के अगर 4-4 हो गए तो इसमें से भी क्या हो गया? 4-4 हिस्से लग गए। और इनके भी 4-4 हो गए तो इनके भी ऐसे 4-4 हिस्से लग गए। एक दौर ऐसा आएगा कि संसाधन वही रहेगा, उसको उपभोग करने में बहुत कम मिलेगा इस चीज को, लोगों को, तो भाई वो गरीब तो रहेंगे। यानी तीव्र बढ़ती जनसंख्या, तो इसीलिए नारा लगाया जाता क्या? बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। ठीक है? तो इसलिए कॉन्सेप्ट दिया था कि जनसंख्या तेजी से वृद्धि से जीडीपी गरीबी बढ़ती है। रिलेशन दोनों में समझ में आया? दूसरा कारण समझो, लो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कम वृद्धि दर होना गरीबी का कारण बनता है। कैसे भाई? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो थोड़ा सा यहां फिर मैं जीडीपी बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहां बताता हूं। ग्रॉस, फुल फॉर्म क्या होता है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लोग जीडीपी का नाम सुनते डर जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी इसकी सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद यानी उत्पादन, यानी सीधा सीधे कह सकते हो जीडीपी इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। उत्पादन से सीधा संबंध है किसका? जीडीपी का। अगर उत्पादन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ेगा।
यानी अगर लो ग्रोथ रेट हो रहा है इसका मतलब उत्पादन कम हो रहा है। जब उत्पादन कम होगा तो इससे क्या होगा पहले बताइए। तो उससे पहले समझ ले, अगर उत्पादन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यानी उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो भाई सरप्लस होगा। सरप्लस की हिंदी होती है अधिशेष। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है अधिशेष। अधिशेष मतलब क्या है, जो खाने से बच जाए, जो उपभोग से बच जाए उसे अधिशेष कहते हैं। अगर आपके पास उपभोग से खाने से बच जाता है, अधिशेष होता है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे बच्चे उसे एक्सपोर्ट करोगे। यानी कंट्री के पास अगर उत्पादन अधिक होगा, कंजम्पशन से बच गया सरप्लस, तो कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट करने से क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा। और फॉरेन करेंसी आने से क्या होगा, हमारा ट्रेड अच्छा होगा। और कल मैंने कहा था कि जो इकॉनमी एक्सपोर्ट करती है वही मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है, वही मजबूत अर्थव्यवस्था होती है जो इकॉनमी एक्सपोर्ट करती है। तो यानी क्या है, अगर ये जीडीपी का रेट ग्रोथ कम है, यानी उत्पादन कम है, इसका मतलब फैक्ट्रियों में काम कम होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी ना, या गरीबी का एक कारण बनेगा ना। यानी जिस कंट्री में अगर जीडीपी खूब बढ़ रहा है तो ऐसे समझ लो क्या हो रहा है, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। और यही चर्चा आया करंट की एक बात मैं बता दूं तुम्हें, जो इससे बहुत रिलेवेंट है जीडीपी को लेकर के। हालांकि जीडीपी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी नेशनल इनकम इसके बाद बताऊंगा ही, वहां भी मैं बात करूंगा। लेकिन फिर भी अभी कल आरबीआई का बयान आया है क्या, कि भारत की इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में जाने वाली है, यानी डी ग्रोथ में हम लोग होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है। कोविड के कारण क्या है, सब लॉकडाउन है, सब बंद है। जब फैक्ट्रियां बंद है, उत्पादन होगा ही नहीं, तो जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है, जीडीपी का सीधा संबंध उत्पादन से है। यहां तक क्लियर हुआ। तो अगर लो ग्रोथ रेट जीडीपी हो रहा है तो भी गरीबी का एक रीजन बनता है। ठीक है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसरों का कम होना। मैं पॉइंट बस बताता चल रहा हूं। मानते इस चीज को, आज बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ गई है, भारत में रोजगार के अवसर बहुत कम है। इसके कारण क्या है, जब रोजगार ही नहीं होगा तो काम कहां होगा, जब काम नहीं होगा तो बेरोजगारी तो होगी ही होगी, सॉरी गरीबी तो होगी होगी। ठीक है। तो ये एक और कारण हो गया। चौथा कारण लिखो, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास का कम होना। मुझे लगता है समावेशी विकास आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ, सबका विकास। हालांकि ये नारा है लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। अमीर और गरीब के बीच क्या हो रहा है, भेद बढ़ता जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ की परिभाषा मैं फिर से बता दूं, इंक्लूजन मिलाना, समावेशी, समावेशन करना किसका, जो विकास की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, इसे कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। ठीक है। जो विकास की प्रक्रिया से बाहर हो गए इसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। उनको मिलाना किसमें, विकास की प्रक्रिया में। मार्जिनलाइज लोगों को, डाउन ट्रोडन लोगों को, दलितों को, शोषितों को, जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ, इसीलिए सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। लेकिन वास्तव में इंक्लूसिव ग्रोथ का अभी ऐसा स्तर नहीं आया भारत में, इसलिए भारत में अभी भी गरीबी व्याप्त है। अगर सबका साथ सबका विकास किया जाता तो गरीबी कम हो जाती। यानी गरीबी के कारणों में हम खोज सकते हैं कि भारत सरकार का नारा तो है हम समावेशी विकास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यवहारिकता में ये नहीं हो पा रहा है, उसकी कमी है, इसलिए भारत में गरीबी है। क्लियर। अगला, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो,
लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव, गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापरक शिक्षा का क्या अभाव। भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव है, इसलिए भारत में गरीबी है। क्यों? अगर गुणवत्तापरक शिक्षा होता तो वो रोजगार परक शिक्षा होता, लोगों को काम मिलता, जिससे क्या होता, लोग की गरीबी दूर होती। लेकिन भारत की शिक्षा, अभी नई शिक्षा नीति लाई गई है गुणवत्ता को देखते हुए, भारत की शिक्षा सच में गुणवत्ता परक नहीं है, क्योंकि जो भारत की आजादी से पहले शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी वो इस इंटेंशन के साथ की गई थी, जिससे क्या हो कि क्लर्क पैदा किया जाए, ऑफिसर्स ना कम से कम पैदा हो। और जो शिक्षा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन में टीचर्स का अच्छा ना होना, टीचर्स के सिलेक्ट होने की जो क्वालिटी है उसका बहुत डिमीन करना। केवल 10 मिनट के इंटरव्यू में क्या कोई नेट निकाल लेने पे कोई टीचर बन सकता है क्या बेटा? बताओ आप उनको, ये नहीं हो सकता है। टीचिंग एक प्रक्रिया है, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एवरी डे। फॉरेन में क्या होता है कि एक टीचर पढ़ाता है और उसकी प्रॉपर 10 साल तक फीडबैक ली जाती है, फिर उसके बाद वो परमानेंट होता है। भारत में क्या है, भाई भतीजावाद चलता है, लोग अपना कनेक्शन लगाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या शिक्षा में है। क्या? जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी कर लिया, फिर उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, तो क्या होता है, एक सेट पैटर्न है। भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है, 1990-80 में क्या है, 95 में समझ लो, कोई नोट्स बना हुआ है, आप अपने सीनियर्स का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हर व्यक्ति कुंजी खोजना चाहता है। शॉर्ट में देखना, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या है कि हर व्यक्ति केवल और केवल गाइड पढ़ना चाहता है, केवल और केवल टीचर के मतलब सर ऐसा बोला, सर एक नोट्स दे दीजिए जिसमें पॉइंटर हो, लाइनर हो, हम रट लें कुछ। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करना चाहता है। इसलिए भारत में देखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखिएगा, सबसे ज्यादा वही बुक बिकते हैं जो क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, जो कहते हैं एनसीईआरटी का सार। भाई आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ के कोई बना दे रहा है तो उससे आपका क्या होगा? आप ये चाहते हो आपके लिए सब कुछ कोई कर दे, और ये आपका दोष नहीं है, आप बचपन से इसी प्रक्रिया में बड़े हुए हैं। क्या होता, गेस पेपर, एग्जाम के कुछ दिन पहले गेस करवाते हैं आप, फिर वो पढ़ लेंगे। यानी कोशिश ये रहती है शॉर्ट में सब कुछ हो जाए, तो इससे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। आप देख लीजिए भारत में, और यही कारण है आज भी भारत में 98% या मैं कहूं 99% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। कोई ऐसी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है जिसके बाद कह दे मैं ये कर रहा हूं तुरंत मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में बहुत खामी है, जो गरीबी का कारण बनता है। ठीक है, और सेम चीजें आप बेरोजगारी के रीजन में भी यही सेम चीजें देखेंगे। ठीक है, लैक ऑफ व्हाट? कॉमर्शियल एजुकेशन, कॉमर्शियल एंड टेक्निकल, इसको बिजनेस भी कह सकते हो, टेक्निकल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का क्या है, अभाव है। यानी ऐसी शिक्षा बहुत कम है, मात्रा में है, जिससे किसी को तुरंत क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए। इसलिए आप कह सकते हो इस चीज को। ठीक है, आगे क्या कह सकते हो, उसके रीजंस को अगर ढूंढोगे आप, तो आगे इसके कारणों को अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो क्या
लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता का अभाव, एंटरप्रेन्योरशिप, लैक ऑफ उद्यमशीलता का अभाव। मतलब लोग इंडिया में क्या जॉब सीकर बनना चाहते हैं, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते। क्या बनना चाहते हैं? जॉब सीकर्स बनना चाहते हैं, यानी जॉब देने वाला नहीं बनना चाहते हैं। यानी लोगों के अंदर खुद कुछ नया उद्योग लगाने या करने की सोच बहुत कम है, इसलिए भी लोग गरीब हैं, भारत के अंदर गरीब पाई जाती है। ठीक है, अगला लिखो, बचत और पूंजी निर्माण का कम होना। लैक ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। लैक ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बताया था, पूंजी निर्माण क्या था, याद कीजिए थोड़ा सा। प्रोफेसर साहब, उनकी पत्नी भी प्रोफेसर, इनके 4 बच्चे, चारों आईएएस, और इनके भी पति या पत्नियां प्रोफेसर्स। तो इस फैमिली का क्या सेविंग रेट बहुत हाई है, इसलिए यहां पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कैपिटल फॉर्मेशन के 2 बातें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि बचत तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां कंडीशन क्या है, एक आदमी कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं, तो कंजम्पशन का रेट ही इतना बढ़ जाएगा, उसका लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि इसमें बचत नहीं होनी है। ठीक है, तो इस कारण क्या हो रहा है, कंजम्पशन जो है या कंजम्पशन इसका जो दर है वो अपने आप में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी कंडीशंस के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो भारत में गरीबी का कारण यही है कि जब बचत ही नहीं होगी तो निवेश क्या होगा, निवेश नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, तो जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो नया फिर सेविंग नहीं होगा और अमीर नहीं होंगे या फिर गरीबी दूर नहीं होगी। ठीक है, अगला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का असमान वितरण। संसाधनों का असमान वितरण मतलब क्या है, जो भी रिसोर्सेस हैं उनका, जैसे भूमि है, 70 या 85% लोगों के पास 15% भूमि है और 15% के पास 85% भूमि है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है। और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट ये आएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट ये आएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट ये आएगा बच्चे, क्या कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों के बीच असमानता होगी। द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, गैप बिटवीन हैव्स और हैव्स नॉट विल बी इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, अच्छा
और क्या कह सकते हैं इसमें, ठीक है, लैक ऑफ बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का अभाव। कैसे भाई, गवर्नमेंट स्कीम्स बनी है गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन इन स्कीम्स का क्या बेटर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, जिसके कारण भी गरीबी जस की तस बनी रहती है, ठीक है। और ये बहुत से रीजन हैं, ठीक है। और कह सकते हैं क्या, एक कह सकते हैं लैक ऑफ टैक्स रिफॉर्म, यानी भारत में कर सुधारों की कमी का होना। कर सुधार ना होने से गरीबी क्यों व्याप्त है भाई, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स होंगे तो टैक्स का अधिक कलेक्शन होगा, और टैक्स का अधिक कलेक्शन होगा बच्चों तो क्या होगा, उसी टैक्स को तो सब्सिडी में दिया जाएगा, उसी टैक्स को गरीबों से संबंधित योजनाओं यानी टैक्स से आए पैसे को गरीबी से संबंधित या गरीबी दूर करने से संबंधित योजनाओं पे लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, गरीबी जल्दी से दूर होगी। लेकिन टैक्स रिफॉर्म अभी बड़ा लेट हो रहा है, जैसे अभी जीएसटी आया, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे बड़ी समस्याएं आ रही थी, और इसलिए क्या है, इसके कारण भी गरीबी बनी रही। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, भारत में गरीबी के प्रभाव क्या क्या है, गरीबी के प्रभाव क्या है, भारत गरीब है, इसके क्या क्या प्रभाव हैं, इसके बारे में आपसे कोई अगर पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, इसको समझिए। गरीबी के अगर प्रभावों की चर्चा आप कर रहे हैं तो उस क्रम में एक चीज देखिए आप। पहली चीज तो क्या है, अगर देश गरीब है या देश में गरीबी है तो भाई देश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला प्रभाव क्या होगा, आर्थिक समृद्धि पर बुरा असर पड़ेगा, यानी आर्थिक समृद्धि का धीमा होना, ऐसे लिख सकते हो, आर्थिक समृद्धि का धीमा होना, स्लो या रेट ऑफ इकोनॉमिक व्हाट ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि जब गरीबी होगी तो क्या होगा भाई, सेविंग नहीं होगी, फिर सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो सब चीजें देखिए रिलेटेड हैं, न्यू इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, न्यू इंडस्ट्री नहीं लगेंगी तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होगा, और जब जीडीपी कम होगा बच्चे तो ग्रोथ रेट कम होगा। समझ पा रहे हैं आप, देखिए कैसे जुड़ा हुआ है। तो भाई गरीबी का असर ये पड़ेगा कि भाई, अच्छा बताइए, आप गरीब भी हैं और अपने घर में फैक्ट्री भी लगा लेंगे क्या, नहीं ना, गरीब हैं क्योंकि आपके पास सेविंग नहीं है, गरीब हैं तो आपके पास क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रभाव है गरीबी का, ठीक है। दूसरा क्या प्रभाव होगा भाई, गरीब हो तो यू विल नॉट हैव ए गुड फूड,
ठीक है, यानी हंगर की स्थिति आएगी और माल न्यूट्रिशन, ठीक है, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे या बैड हेल्थ कंडीशंस आएंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, हंगर, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगी, यानी बैड हेल्थ कंडीशन आएंगी। हंगर मतलब भूखमरी, भाई गरीब हो तो खाना कहां अच्छा मिलेगा, तो जो देश गरीब है उस देश में फेमाइन तो होगा ही, अकाल तो पड़ेगा ही, भूखमरी तो होगा ही, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, एक वर्ड होता है सुपोषण, नहीं खूब खिलाओ, इतना ज्यादा खा जाए, समझ रहे हो, ऐसे लोगों को खाते पीते घर का बोलते हैं। एक होता है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, कि भाई देखो इसे खाना नहीं मिलता क्या, यानी हेल्दी डाइट का ना मिलना। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे भाई, जब आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, सीधी सी बात है, अच्छा खाना नहीं खाओगे, हेल्दी फूड नहीं लोगे, तो गरीबी के कारण देश के अंदर हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। और क्या प्रभाव आएगा गरीबी का, इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, आर्थिक विषमता या आर्थिक असमानता। गरीबी के कारण क्या होगा, आर्थिक असमानता आएगी, देश में कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग बिल्कुल गरीब होंगे, और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण गरीबी के कारण फिर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल इम्बैलेंसेस, सोशल बैलेंसेस यानी सामाजिक असमानता। जब गरीबी होगी तो सीधी सी बात है असंतुलन कह लो, असंतुलन, ठीक है। असंतुलन क्या होगा, जब गरीब होंगे, उन्हें देखा कुछ अमीर लोग हैं उनके हक मार रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या वो हथियार उठाएंगे, नक्सलवाद, उग्रवाद, इस तरह की चीजें आएंगी। फिर जनसंख्या का बढ़ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, समझ रहे हो। देखो बेरोजगारी और गरीबी दोनों से जनसंख्या बढ़ती है। बेरोजगारी से क्या है, व्यक्ति खाली है तो फिर परिवार ही बढ़ाता है, और गरीबी से जनसंख्या क्यों बढ़ती है, मैंने बताया कि जितने बच्चे पैदा करेंगे उतने ही क्या आय के स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। सो दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर चाइल्ड या चिल्ड्रेन। सो दिस इज हाउ। और क्या होगी भाई गरीबी से, अशिक्षा, सीधी सी बात है, ठीक है, अशिक्षा, इलिटरेसी, क्योंकि गरीबी है तो वो क्वालिटी एजुकेशन दिला नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसका परिणाम क्या आएगा कि अशिक्षा आएगी, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आएगा भाई, बाल श्रम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम की समस्या, चाइल्ड लेबर, क्यों, क्योंकि गरीब हैं, और जब गरीब हैं तो सीधी सी बात है कि वो अपने बच्चों से काम कराएंगे, क्योंकि बच्चे वो क्या हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे,
अब जब बच्चे उनके सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे तो इन बच्चों के साथ क्या होता है, ये सारी चीजें उनके साथ अपना ये काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं और बच्चे काम करते हैं। ठीक है, और क्या होगा, आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, या ऐसे कह लो प्रगति कह लो, उन्नति प्रगति दोनों बड़े पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनको यूज करना। ठीक है, का बढ़ना लिख लो, आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्योंकि गरीबी क्या करता है, क्राइम की ओर व्यक्ति को मूव ऑन करता है, उसे बढ़ाता है या उसके आगे ले जाने की कोशिश करता है, जिसके कारण भी क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और देश में अस्वच्छता भी आएगी, बहुत सारे प्रभाव, या फिर लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का एक बड़ा ही स्तर जो है, लेवल नीचे होना, यानी निम्न जीवन स्तर का निर्वाह करना। ठीक है, और आत्महत्या जैसी समस्याएं का बढ़ना। ठीक है, यानी सुसाइडल अटेम्प्ट्स या प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड। ठीक है, और भी आप खुद से भी बहुत सारी चीजों को जोड़कर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं गरीबी की समस्याओं को देखते हुए। ठीक है, अब चलिए आपसे कुछ सजेशन दीजिए इस पे। तो एक बात बताइए, आप तो बिल्कुल अब डॉक्टर हो गए, जब आपको समस्या पता चल गई, क्या गरीबी के रीजन क्या है, कारण पता चल गए, उसके इम्पैक्ट पता चल गए, तो क्या बताइए आप सलाह नहीं दे सकते? सोचिए, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रोकिए, वीडियो को रोकिए और सोचिए कि क्या भारत की गरीबी दूर करने के लिए भारत को क्या क्या करना चाहिए। सजेशन दीजिए। आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आप भारत के क्या हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार। अब देखिए इतना बड़ा पद दे दिया मैं आपको, तो भारत सरकार के आप आर्थिक सलाहकार हैं, और आपसे पूछे भाई बताओ मनीष, बताओ सुरेश, ठीक है, आप लोगों में बड़ा कॉमन नाम सौरभ का होगा, तो भाई सौरभ जी बताइए कि देश की गरीबी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तब ऐसा सलाह नहीं दे देना है कि सर हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप सत्ता छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा सलाह मत दीजिएगा। सलाह लॉजिकल दीजिएगा कि भाई देखिए सर, जनसंख्या नीति आनी चाहिए। पहली बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, जनसंख्या है, जनसंख्या नीति लाई आनी चाहिए। नई जनसंख्या नीति जैसे आएगी तो उससे क्या होगा कि एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, लोग समझेंगे कितना रिजनेबल चीजें करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद से आप कह सकते हैं कि सर जो देश के अंदर प्रोडक्शन की स्थिति है या सिचुएशन है, ठीक है, वो कैसे वर्कआउट करेगी, यानी कि हमें अपनी जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना होगा, उसके लिए देश में उत्पादन को बढ़ाना होगा। रोजगार के अवसर कम हैं, उन्हें और बढ़ाना होगा। समावेशी विकास की जो प्रक्रिया है उसे भी बहुत आगे तक ले जाना होगा। जो एजुकेशन है सर, गरीबी दूर करने के लिए हमें क्या, एक गुणवत्तापरक शिक्षा देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो सब कुछ है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए सर। आप कहिए कि सर जैसे स्टार्टअप चल रहा सर, इसको और एक्टिव मोड में लाना चाहिए। ठीक है, संसाधनों का जो सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए सर। तो जब इस तरह के आप सुझाव दोगे तो ये सजेशंस हो गए।
क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बेरोजगारी, चलिए ये लिख लेंगे आप ना सजेशंस। बेरोजगारी, अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ सोशल कंडीशन। बेरोजगारी भी क्या है? एक सामाजिक दशा है। ठीक है, अब कैसी सामाजिक दशा है इसको समझिए। बेरोजगारी भी क्या है? एक सामाजिक दशा है। कैसी सामाजिक दशा है? समाज के रहने वाला, अब इसकी परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो क्या करना चाहता है? रोजगार करना चाहता है। ठीक है, काम करना चाहता है। वो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी वो फिट है, यानी वो काम करने की स्थिति में खुद को पाता है और वो काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास काम नहीं होता है। वो काम की तलाश में जाता है लेकिन काम उसे मिलता नहीं है। ऐसी सामाजिक स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं और उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल कंडीशन इन विच अ पर्सन tries to find out some work, though he is physically fit and mentally fit, he is ready to work, but there is no job. This social condition is known as unemployment, and that person is known as unemployable person. ठीक है, यानी बेरोजगारी क्या है? सोशल कंडीशन, सामाजिक दशा। बेरोजगारी क्या है? एक सामाजिक दशा है। कैसी सामाजिक दशा है? उसमें कोई व्यक्ति है, ये क्या है? मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है। अगर मान लो फिजिकली फिट नहीं है तो भी मेंटली फिट है, और वो काम करना चाहता है, wanted to do some job, काम चाहता है, wanted work, but there is no work, लेकिन काम नहीं है। but there is no work, लेकिन काम नहीं है। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं और ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्या कहलाएगा? बेरोजगार। और ये बड़ा खराब टर्म है, लोग बड़ा इससे पर्सनली लेते हैं और दिल से ले लेते हैं। अगर टेक्निकल देखा जाए परिभाषा इसकी, तो अगर कोई व्यक्ति, फिर बनाते हैं, इसका नाम क्या है? रोहन। अगर रोहन एक साल में, ठीक है, 1 ईयर, एक साल में 8 घंटे 8 आवर्स पर डे के हिसाब से, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से एक साल में कितना? 273 दिन, 273 डेज काम करता है या काम पाता है, तो वह बेरोजगार नहीं होगा।
ठीक है, सिंपल बात है। अगर टेक्निकल परिभाषा में जाए तो कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक साल के अंदर वर्ष भर में, ठीक है, 273 दिन 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम पाता है तो वो क्या बेरोजगार नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पर डे के हिसाब से, ठीक है, क्या 273 दिन 8 घंटे के हिसाब से काम पाता है तो वो बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे बेरोजगारी की कह लो या रोजगार परक होने व्यक्ति की कंडीशन या परिभाषा, टेक्निकल परिभाषा आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब बेरोजगारी के टाइप्स देखो। टाइप्स तो 2 टाइप्स बड़े पॉपुलर हैं। एक तो है कौन सा, ऐच्छिक यानी वॉलंटियर और नॉन वॉलंटियर, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी के प्रकार में अगर जाएंगे तो देखेंगे वॉलंटियर यानी ऐच्छिक, वॉलंटियर और अनैच्छिक यानी नॉन वॉलंटियर। ऐच्छिक बेरोजगार कौन होते हैं? ऐच्छिक बेरोजगार वो होते हैं जो काम तो है लेकिन खुद से घोषणा कर दिए हैं कि हम अपनी इच्छा से कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, या तो मेरे शर्तों पे काम मिले या फिर आई विल नॉट डू दैट पर्टिकुलर वर्क। यानी volunteer unemployable person are those person who has self claimed that they are not going to do any work। इसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। काम कर सकता है, ऐच्छिक बेरोजगार में काम भी है, काम कर सकता भी है, पर करेगा नहीं। जैसे साधु, सन्यासी और क्या, भिखारी, बेगर, सेंट, ये लोग क्या होता है, हालांकि भीख मांगना भी अब एक बड़ा प्रोफेशनल काम है, लेकिन अब ये काम कोई डिजायरेबल काम है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगार, कि काम कर भी सकते हैं, काम है भी, लेकिन काम करना चाहते नहीं हैं, इसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, अगला है अनैच्छिक बेरोजगार। वो क्या होता है, अनैच्छिक बेरोजगार में ये होता है बच्चे कि काम करना चाहते तो हैं, ठीक है, लेकिन काम है ही नहीं, तो न चाहते हुए भी बिना इच्छा के अनैच्छिक यानी काम करना चाहते हैं पर काम नहीं है, इसलिए क्या हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, तो अगला बेरोजगारी के और प्रकार में बात करेंगे। क्या विदेशों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है और भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो पहले भारत की बात कर लेते हैं, क्या पहले विदेश की बात करें। बेरोजगारी
डेवलप्ड इकोनॉमी और इंडिया। तो पहले विदेशों में जो डेवलप्ड इकोनॉमी बेरोजगारी होती है वो कम समय की होती है, कम समय की यानी थोड़े दिनों की, ठीक है। और इंडिया में क्या है, समझ रहे हो, लंबे समय की बेरोजगारी। इंडिया में लंबे समय की बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या है बेरोजगारी की, अगर बात करेंगे आप तो अगर मैं बात करूं आपसे विदेशों की बेरोजगारी की, तो विदेशों में एक बेरोजगारी पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा कम समय का होता है, कम समय का होता है। कैसे, मान लीजिए कैसे होता है साइक्लिकल बेरोजगारी। अगर बाजार में, ठीक है, बाजार में थोड़े दिनों के लिए चक्रीय बेरोजगारी, समझिए बाजार में मंदी के कारण, यानी मांग में कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, मांग में कमी के कारण, ठीक है, कुछ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। Few people will have to lose their job. After some time, कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद फिर मांग में, फिर डिमांड में वृद्धि हो जाती है, तो पुनः उन्हें अपना जॉब मिल जाता है। तो ये कम समय की बेरोजगारी ही क्या कहलाती है, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। ये कम समय की बेरोजगारी कैसे, समझिए इस चीज को थोड़ा सा। अभी मुझे लगता है लिखने कारण आप नहीं समझ पाए होंगे कि क्या होता है मांग में कमी और मंदी, एक शब्द मैंने यूज किया। सिंपल है, जैसे मान लो मार्केट है, एक व्यक्ति है, ठीक, ये है मान लो मैगी का मालिक, ठीक है। तो ये अपना उत्पादन यहां लगा रखा, फैक्ट्री है इसकी, यानी यहां उत्पादन हो रहा है मैगी का। इस फैक्ट्री में मान लो 1000 लोग काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री मान लो कितने, 1000 लोग काम कर रहे हैं। अगर इस फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं और हर महीने इस फैक्ट्री से बाजार में मान लो 10 लाख पैकेट मैगी सेल हो रही है, यानी 10 लाख पैकेट का ये हो रहा है क्या, डिमांड चल रहा है। हर महीने 10 लाख पैकेट मैगी बिक जाती है। तो बताओ भाई, ये एक
साइकिल चला, यहां डिमांड हुई 10 लाख पैकेट की, यहां उत्पादन हो गया, तो इसको कह सकते हैं डिमांड, है ना, और यहां से गया तो इसको क्या कहेंगे, सप्लाई। उत्पादन तो डिमांड के हिसाब से होगा। मान लो 10 लाख मैगी का डिमांड है तो 1 करोड़ मैगी नहीं बना दोगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? जैसी डिमांड होती है उसी के थोड़ा ऊपर या थोड़ा सा एक फ्लैक्चुएशन में उतनी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। समझ में आया? अब 1000 एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं, अचानक मैंने कहा डिमांड में कमी हो गई। कैसे? मान लो एक रिसर्च आ गया या र्यूमर फैल गया, क्या कि मैगी खाने से कैंसर होता है। अच्छा, कुछ लोग रोज खाना नहीं बना रहे हैं, इसी पे टिके हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, ये बड़ा सहारा होता है। ठीक है, खाना बनाने का नहीं मन किया तो बना लिया मैगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैगी एक इंफॉर्मेशन आया या फिर एक र्यूमर कह लो आया कि भाई मैगी खाने से क्या होता है, मैगी खाने से कैंसर होता है। अब जब इस तरह का र्यूमर आया तो क्या करेगा कोई आदमी? अचानक मैगी के डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। होगी कि नहीं होगी? लोग खरीदने जाएंगे क्या? अब ये क्या है, हर महीने 10 लाख बिक रहा है, इस महीने अचानक 1 लाख ही बिका। जो बहुत ज्यादा फेवरेट या रहा मैगी उनका, वो रिस्क लेके भी खा रहे थे। अब क्या है, फैक्ट्री से फिर पूछा गया मार्केट से, भाई कितना बेचा जाए और कितना माल भेजे बताओ। तो बोला यार 9 लाख तो अभी भी पड़ा हुआ स्टॉक में, अभी उत्पादन रोक दो, क्या उत्पादन मत करो। ऐसे में 1000 एम्प्लॉय को जो प्रॉफिट मिलता था उसी में सैलरी दी जाती थी। अब उत्पादन यहां हो ही नहीं रहा क्योंकि माल आगे बिक ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो भाई ऐसे में ये कंपनी का मालिक कहेगा 900 लोगों को कि भाई ऐसा है, अब मुझे केवल 100 लोग चाहिए, 900 लोगों की छुट्टी, क्योंकि मेरे पास अब प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो अब क्या है, 900 लोगों की नौकरी चली गई, ये लोग है बेरोजगार। ठीक है, और यही स्थिति कहलाती है मंदी, रिसेशन। मंदी का मतलब क्या है, लगातार अगर ये स्थिति 1 महीने उत्पादन नहीं हुआ, चलो 1 महीने तक दे देगा कोई आदमी। जैसे आज इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, या और भी जो आज वो दौर में फैक्ट्री है, अगर 1 महीने का लॉकडाउन होता तो इतनी सेविंग हर मालिक कंपनी का रखता है कि अपने एम्प्लॉइयों को 1 महीने पूरी सैलरी देकर के काम चला ले। लेकिन ये कोविड का जो दौर आया, 1 महीने, 2 महीने, 6-7 महीने तक चला गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी 1 महीने बाद कहना पड़ा कि अब कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉइयों को फुल सैलरी देने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि उसकी भी तो इनकम नहीं है। तो ऐसे में क्या हो गया कि जहां पे 50 एम्प्लॉय का काम करते थे, अब वहां पे क्या हो गया, 5 हो गए, सब छटनी हो गई, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। तो ये स्थिति मंदी की कहलाती है। यहाँ पे सिंपल, यहां समझ में आया कि बात, मोरलेस अभी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी चल रहा है। अचानक क्या हुआ कि ये लोग हो गए बेरोजगार। मैं चक्रीय बेरोजगारी समझा रहा हूं। अचानक क्या हुआ, एक रिसर्च पेपर आया कि ये जो खबर थी मैगी खाने से कैंसर होता है, ये कैंसिल हो गया। ये गलत बात है, झूठी रिपोर्ट थी, ये अफवाह था। मैगी खाने से तो कोई वैसी बात नहीं है, कैंसर नहीं होता है। अब मान लो कि 3-4 महीने के बाद तक लोग मैगी खाए नहीं थे, लोग बहुत डेस्परेटली मिस कर रहे हैं मैगी को। अचानक क्या होगी, जो 10 लाख बिकती थी मैगी के पैकेट ना, अचानक वो 50 लाख पहुंच जाएगी कि भाई सभी लोग मैगी खाएंगे। अब उसके बाद से तो फिर डिमांड यहां आना शुरू होगी। अब इतनी डिमांड आएगी कि जो इसके 100 एम्प्लॉय हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये कंपनी का मालिक क्या करेगा, बुलाएगा ना कि लौट आओ मेरे प्यारों, ठीक है, अब घर लौट आओ। तो भाई इनको फिर क्या मिल जाती है, रोजगार। फिर क्या है, रोजगार मिल जाता है। ये साइकिल बनता है, थोड़े टाइम के लिए बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइक्लिकल बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। उस बीच में उस टाइम पे ये क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, या जब तक अगला डिमांड नहीं आता। मुझे लगता है आपने इस चीज को समझा होगा। ठीक है, अगला है
घर्षण रहित बेरोजगारी। घर्षण रहित बेरोजगारी। सिंपल है, ये क्या है घर्षण रहित बेरोजगारी? नॉन फ्रिक्शनल। घर्षण रहित बेरोजगारी क्या है? देखिए सीधी सी बात है, घर्षण रहित बेरोजगारी ये विदेशों में ये भी अल्पावधि की होती है। कैसे? कोई कंपनी, एक कंपनी में कोई व्यक्ति है, काम कर रहा है, कोई पर्सन है या व्यक्ति है, जैसे मान लो मोहन ही है, ये मोहन नहीं, मोहन तो यहां इंडिया का हो गया, चलो फॉरेन का नाम क्या है? पीटर। पीटर है, पीटर कंपनी ए में जॉब कर रहा है, और जब वो स्विच कर रहा है, स्विच यहां से क्या स्विच कर रहा है कंपनी बी में, जब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहा है, स्विच कर रहा है, ऐसे में क्या हो रहा है कि वो तुरंत कंपनी बी में तो नहीं चला जाएगा, यहां इस्तीफा देता है और कुछ दिन तक नौकरी खोजता है। यानी बिफोर ज्वाइनिंग कंपनी बी फॉर सम टाइम वो क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। और यही अल्प अवधि की बेरोजगारी क्या कहलाती है? घर्षण रहित बेरोजगारी कहलाती है। सिंपल सी बात है कि कोई आदमी एक कंपनी को स्विच कर रहा है दूसरी कंपनी को, यानी स्विच ओवर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक जगह इस्तीफा देगा, और ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत दूसरी कंपनी बैठी है तुरंत आ जाओ, दूसरी कंपनी खोजने तक वो इंटरव्यू देगा और कुछ करेगा, तो उस बीच में थोड़े टाइम तक वो क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। इसलिए ऐसी बेरोजगारी को घर्षण रहित बेरोजगारी कहते हैं। ये विदेशों में पाया जाता है। मुझे लगता है बड़ा आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। साइक्लिकल समझ में आया? क्या होता है भाई साइक्लिकल? सिंपल सी बात है कि जब मांग में कमी होगी, मांग समझ रहे हो ना, मैंने वो उदाहरण मैगी वाले को बेस में समझना, तो लोगों की नौकरियां जाना शुरू हो जाती, क्योंकि मालिक को आप अपने आप को मालिक पे रख के रखिए, देखिए ना, जैसे आपको आप माल बिक नहीं रहा है तो आप 2000 लोगों को रखोगे क्या अपने घर? कतई नहीं रखोगे। बोलेगे भैया हमको जो प्रॉफिट मिलेगा उसी में से हम बांट के रहेंगे, सबको काहे दे देंगे? समझे ना? तो इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही डिमांड आनी शुरू हो जाएगी तो फिर उन्हीं को बुला भी लाएंगे कि आओ भाई चलो ज्वाइन करो। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये चीजें हैं। आगे भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपका विषय है और ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी, और वो भारत में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, इसको थोड़ा सा देखिए। इंडिया में पहले आती पहली बेरोजगारी जो भारत में पाई, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना ही ऐसी है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना ही ऐसी है, और ये जो भारत में संरचना ये बेरोजगारी है वो थोड़ा परमानेंट टाइप की होती है, यानी अस्थाई प्रकृति की होती है। तो देखो भाई, एक बात गांठ मान लो, भारत में अगर प्रधानमंत्री भगवान राम भी हो जाएं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसी है कि यहां बेरोजगारी होना ही होना है। ठीक है? अब इसका रीजन क्या है बेरोजगारी होने का? यहां पे अर्थव्यवस्था की संरचना ही ऐसी है कि यहां पे बेरोजगारी होना ही होना है। कैसे समझिए इस चीज को? भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, क्या है? कैपिटल लिमिटेड है। पूंजी क्या है?
सीमित है। कैपिटल लिमिटेड को पूंजी सीमित को कह सकते हो, सेविंग सीमित है। नहीं समझ पा रहे हो? सेविंग, अरे जो आपकी सेविंग होती है वही तो पूंजी होती है, उसी के तो लगाते हो आप इंडस्ट्री करने के लिए, कुछ उद्योग करने के लिए। तो सेविंग लिमिटेड क्यों है भाई? क्योंकि खर्च या कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। कंजम्पशन बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। संरचना ही ऐसी है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इससे उपभोग इतना ज्यादा होगा, उपभोग इतना ज्यादा होगा तो क्या होगा? सेविंग लेवल बहुत कम होगा। जब सेविंग लेवल कम, इसका मतलब कैपिटल बहुत कम है भाई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि एक्सेस ऑफ लेबर है। एक्सेस ऑफ लेबर है। एक्सेस ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ लेबर का मतलब होता है कि बेरोजगारी, श्रम की अधिकता। अब देखिए, भारत युवाओं का देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा संख्या में है, ठीक है। इसलिए क्या है, वो एक्सेस ऑफ लेबर है वहां पे, यानी काम करने वालों लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूंजी आपके पास कम है, कोई उद्योग लगाने में आप लगाओगे भी तो बहुत छोटा उद्योग लगेगा, उसमें कम लोगों के काम दे पाओगे आप, और काम करने वालों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में बेरोजगारी तो होके ही रहेगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? दूसरा संरचना क्या है भारत में कि कंपटीशन बहुत हाई है, उच्च है। अब एमआरटीपी एक्ट नहीं है, यानी बड़ी मछली उच्च प्रतिस्पर्धा करके बाजार पर एकाधिकार कर लेती है, जिससे दो बातें होती हैं। दो बातें होती हैं, एक जिससे दो बातें होती हैं। एक तो ये कि छोटी कंपनियां बंद, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार, और दूसरा नई कंपनी लगती नहीं है, यानी सेटअप नहीं होता। क्यों? डर के मारे। जैसे उदाहरण बताऊं मैं आपको, जियो ने क्या किया? एयरसेल, क्या टाटा डोकोमो, यूनिनार, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां था जिसमें लोग काम करते थे, वो बंद हो गई जियो के कारण, रिलायंस जियो के कारण। आखिर उनके एम्प्लॉय कहां गए होंगे? तो इस संरचना ऐसी अर्थव्यवस्था की है जो हम बहुत तेजी से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास सीमित पूंजी है, जनसंख्या का आधिक्य है, लेबर का आधिक्य है। ऐसे में क्या है? बेरोजगार तो होंगे ही होंगे। यानी भारत में परमानेंट बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या आप बता पाएंगे? व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? दो छोटी छोटी और बेरोजगारी है, इसको समझ लीजिए। एक है छिपी बेरोजगारी। आपने पढ़ा होगा
बेरोजगारी, इसे कहीं कहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं अदृश्य बेरोजगारी भी क्या कहते हैं। क्या होता है अदृश्य बेरोजगारी, क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्या होता है क्या छिपी बेरोजगारी, और इसके लिए एक अंग्रेजी है डिसगाइज। डिसगाइज, यह गाय नहीं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चंस कहां पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को पॉइंट में रखे हुए इसे समझा रहा हूं। एक बात दिमाग रखना कि इस प्रकार की बेरोजगारी में जो लोग बेरोजगार होते हैं उनकी, जो क्वेश्चन पूछता उसको पहले बता दे रहा हूं, उनकी सीमांत क्या, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। समझाऊंगा अभी क्या होता है। यानी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। और दूसरा, इसमें इसको पढ़ने से पहले इतना याद कर लो क्या कि क्या भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है अधिकतर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये 2 पॉइंट है, इसको पहले आप याद कर लो या अपने दिमाग में कहीं बैठा लो, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है ना। इसको आप जब अपने दिमाग में बैठा लोगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि ये कैसे वर्कआउट करेगा। अब इसको समझते हैं। छिपी बेरोजगारी, छिपा होना, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। छिपी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है, छिपे बेरोजगार लोग ऐसे बेरोजगार होते हैं जिनके रहने से या न रहने से उस उद्योग में या उस क्रिया के उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता। फाइनल प्रोडक्टिविटी इनकी 0 होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनकी क्या होती है, 0 होती है। जैसे एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में मान लो खेती हो रही है। अब खेती में क्या है कि पिताजी ने एक बार खेत बो दिया, अब खेत को उत्पादन करना है ना, अब उसमें 4 बेटे उनके और लगे हुए हैं। अब वो 4 बेटे भी इस अपने आप को समझा रहे हैं कि हम खेती करते हैं, पिता भी समझा रहे हैं कि हम खेती कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन केवल पिताजी लगे होते या केवल एक आदमी लगा होता तो भी उत्पादन उतना होता। इस 4 बेटों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0। उन्हें लग रहा है कि उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, लेकिन उनके हट जाने के बाद भी उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्लियर हुआ। ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पाया जाता है। जैसे आपके घर पे दुकान है, तो दुकान है, पापा है, उतना ही बिक रहा है, और आप जाके बैठ रहे हैं तो भी उतना ही बिक रहा है, और पापा और आप दोनों जाके साथ में बैठ रहे हो तो भी उतना बिक रहा है। तो अब भाई आप क्या हैं, छिपे बेरोजगार हैं। आपको लगता है आप दुकान चला रहे हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं। क्लियर हुआ। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो बेरोजगार होते हैं उनकी फाइनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है, ठीक है। और एक होता है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी।
ठीक है, ये भी क्या है इंडिया में, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक पाया जाता है। ठीक है, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक पाया जाता है। मौसमी मतलब क्या होता है कि वर्ष के कुछ महीनों में ही काम होता है और शेष दिन क्या होता है, काम नहीं होता है, कुछ ही महीनों में काम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीजनल। जैसे मान लो किसान है, तो किसान या तो रबी की फसल बो रहा है या खारिफ की, रबी क्रॉप्स या खारिफ क्रॉप्स को बो रहा है, या तो रबी की फसल को बो रहा है या किसको, खारिफ की फसल को बो रहा है किसान। इसमें दो ही चीज हो रही है, या तो रबी क्रॉप्स बोया जा रहा है या तो खारिफ की क्रॉप्स बोई जा रही है। ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में 10 से 15 दिन ही वो काम करता है और शेष दिन क्या रहता है, वो चुपचाप वो बैठा रहता है। या फिर अब ऐसा थोड़ी है, किसान ने खेत में पौधे लगा दिए, अब रोज जा करके खेत के किनारे बैठ के बस गिन रहा है कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, इंगेज रखे अपने आप को। ऐसा तो नहीं होता है। जैसे मान लो बैंड बाजा वाले, अब शादियों का जब सीजन है तो उनके पास रोजगार है, सीजन नहीं है तो बेरोजगार है। अब ऐसे थोड़ी बजाने लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये है सीजनल। और एक है जो सबसे खतरनाक स्तर है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुली बेरोजगारी। ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पीपुल वांट्स टू जॉब बट देयर इज नो जॉब इन द इकोनॉमी। इट्स द worst form of unemployment. It's worst form of unemployment. यह बेरोजगारी का सबसे विभत्स रूप होता है। ठीक है, यह बेरोजगारी का क्या होता है, सबसे विभत्स रूप होता है, सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है कि जब सरकार में, ठीक है, क्या लोग काम करना चाहे लेकिन अर्थव्यवस्था में ही काम ना हो। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, और बेरोजगारी के कारणों को अगर ढूंढेंगे हम, तो मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं। क्या काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और आप गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो काजेज लिखे हैं वही मोर और लेस इसके कागज होंगे। पहला, धीमी आर्थिक प्रगति या समृद्धि, लो इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ पाए आप क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ क्या, पॉपुलेशन। तीसरा,
आप कह सकते हैं लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन या प्रॉब्लम्स विद एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ समस्या। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, और क्या है? लो रेट ऑफ what? Savings and low rate of savings and capital formation. यानी बचत की निम्न दर और बचत की निम्न दर और बचत और पूंजी निर्माण की, ऐसे कह सकते हो, बचत और पूंजी निर्माण की क्या निम्न दर। ठीक है, आप जिसके जितने रीजन्स थे ना वो इनको लिख सकते हैं एक साथ आप। ठीक है, जैसे जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन समृद्धि। यानी भारत तो आगे बढ़ रहा है लेकिन भारत में रोजगार नहीं बढ़ रहा है। जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन समृद्धि। भारत में जो ग्रोथ है वो क्या है? वो कुछ लोगों के हाथों में ग्रोथ का पूरा प्रॉफिट है। वो कैसा है? जॉबलेस है, नए रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है। देश का तो पैसा बढ़ रहा है लेकिन उस पैसे से रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है देश में। ठीक है, और बहुत से और सारी चीजें हैं। जैसे आप एक और इसमें नया टॉपिक लिख सकते हो, क्या? सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन। ठीक है, सामाजिक पिछड़ापन, सोशल बैकवर्डनेस। इससे क्या है? बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है? जैसे समाज में ऐसी जातियां बटी हुई हैं, जैसे कहा गया है कि इन जातियों का ही इन काम में क्या है? एक्सपर्टीज है, यही कर सकती हैं। मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं ठाकुर हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। इस चक्कर में भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाते। उद्यमशीलता का अभाव, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जॉब प्रोवाइडर ना बनना, जॉब सीकर बनना, रिस्क लेने की क्या क्षमता कम रखना, ये भी बहुत से कारण है भारत में बेरोजगारी के। ठीक है, और फिर अभी एक आप काम करिए, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि मनरेगा पे आप गूगल करिए। ठीक है, क्या है? फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप पहले से पढ़ के जब आएंगे, मन REGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, या फिर REGS। ठीक है ना, या इसको एक्ट आया था तो इसको स्कीम हो गया, चलो ठीक है। मनरेगा जिसको पॉपुलर में बोलते हैं। ठीक है, इसको आप गूगल करिए, करें, और मेंस के क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर द काजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, गिव योर सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया।
गरीबी किसे कहते हैं, भारत में गरीबी के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसे दूर करने के सुझाव दें। ठीक सेम क्वेश्चन बेरोजगारी के साथ हो सकता है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के कारणों को बताते हुए इसे दूर करने के उपाय बताएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ नई क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।